Hello friends, so welcome back. This is Jyoti Yadav and welcome to the YouTube channel Academic Excellence by Jyoti Yadav. So we are covering chapter 7 of history of class 8 as we have already covered two parts ना. चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो इसलिए थोड़े पार्ट्स में कर रहे हैं बट दिस इज लास्ट पार्ट. ठीक है, ये पार्ट 3 है और इसमें आज ये जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो जाएगा. ठीक है, अभी इससे पहले जो हमारे टॉपिक्स थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे आए और उन्होंने पूरा एजुकेशन सिस्टम वगैरह इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे सेटअप किया. वो डिस्पैच हमने पढ़ा. ठीक है, तो अब चलिए देखिए, अभी देखते हैं कि जो लोकल स्कूल्स थे, लोकल स्कूल के साथ उनका क्या कुछ बिहेवियर था, वो लोकल स्कूल्स को किस तरीके से देखते थे. तो जो विलियम एडम थे उन्होंने टूर किया 1830 में. वो यहाँ पे जब आए तो उन्होंने बंगाल और बिहार का टूर किया. ठीक है, और बंगाल और बिहार का जब उन्होंने टूर किया तो उसमें जो लोकल स्कूल्स थे, लोकल स्कूल्स को उन्होंने जज किया दैट हाउ दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन. सो उन्होंने अपनी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई. उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि जो बंगाल और बिहार है उसमें 1 लाख पाठशालाज हैं. ठीक है, और हर एक जो पाठशाला है उसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं. सो इसके अकॉर्डिंग तो 20 लाख पाठशालाज हो गए. ठीक है, 1 लाख पाठशाला है, एक में सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं. सो पूरे जो बिहार और बंगाल है उसमें टोटल 20 लाख पाठशाला है. और वो जो पाठशाला है ना वो क्या है, किस तरीके की है कि कोई भी जो लोकल टीचर है उन लोकल टीचर ने ही अपनी एक छोटा सा एक पाठशाला वहाँ पे सेटअप कर लिया है, या फिर कोई भी वेल्दी पीपल है तो उन्होंने अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन लेके एक छोटा सा पाठशाला वहाँ पे खोल दिया है. वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं और वहाँ पे जो स्कूल सिस्टम है, जो मतलब एक जो आपका पाठशाला उसके जो स्कूल सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. ठीक है, जैसे वहाँ पे ना तो कोई एग्ज़ाम होता है, ना बच्चों को कोई फ़ी पे करनी है, पर्टिकुलर कोई स्पेस भी नहीं है कि जैसे अगर बारिश वगैरह आ जाती है तो उनका जो प्लेस होता है फॉर ऑफ पाठशाला वो क्या हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है कि अगर यहाँ पे बारिश आ रही है तो कहीं दूसरी जगह पे वो क्लास लेने लग जाते हैं. तो और उसके बाद एक ही टीचर होते हैं उनके. ठीक है, जो भी एक गुरु होते हैं वो एक ही टीचर होते हैं और वो एक कॉमन टॉपिक पढ़ाएंगे. अगर कोई बच्चा जो 5 ईयर का है और एक बच्चा जो 13 ईयर का है, दोनों क्या करेंगे, दोनों के लिए उनके क्या होते थे, टॉपिक्स सेम होते थे. ऐसा नहीं होता था कि जैसे आज के टाइम पे क्लास 1 के बच्चे के पास पर्टिकुलर सिलेबस है कि वो पढ़ेगा, क्लास 8 का बच्चा उसके पास पर्टिकुलर अपना सिलेबस है वो पढ़ेगा. नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता था. वहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर होते थे और उनका टॉपिक भी एक ही होता था, चाहे उसमें फिर 5 ईयर का बच्चा हो या फिर 13 ईयर का बच्चा हो. ठीक है, और वहाँ पे जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता था, बेसिकली जो उस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन होता था वो क्या होता था, वो तो एग्रीकल्चर ही होता था. अब एग्रीकल्चर के टाइम पे अब जब हार्वेस्टिंग टाइम आता है आपका, हार्वेस्टिंग के टाइम पे तो वहाँ पे कोई स्कूल लगता ही नहीं था. मतलब जो बच्चे होते थे वो भी हार्वेस्टिंग में ही इन्वॉल्व हो जाते थे. तो जितना भी टाइम उनका हार्वेस्टिंग में होता था उस टाइम तक उनका कोई भी स्कूल नहीं होता था. जब पूरी हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाती थी, उनका पूरा फार्मिंग का जितना भी काम था वो सब खत्म हो जाता था, उसके बाद से बच्चे कहाँ जाते थे, वापस से अपना रिटर्न बैक टू स्कूल होते थे वो. तो अब देखिए, जब ये विलियम एडम ने पूरी रिपोर्ट बना ली ना कि इस तरीके से स्कूलिंग सिस्टम वहाँ पे चल रहे हैं, तो अभी कुछ वो न्यू रूल्स और न्यू रूटीन्स लेके आ गए हैं स्कूल के लिए. अभी तक तो वो सिर्फ हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस कर रहे थे. ठीक है, बट अभी उनका फोकस जो स्कूल सिस्टम है, जो हमारा बेसिकली प्राइमरी से स्टार्ट होता है ना, जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ से अभी उनका फोकस फिर से स्टार्ट हो गया है. तो उन्होंने क्या किया, न्यू सिस्टम वहाँ पे लॉन्च कर दिया और उन्होंने बोला कि अब इन सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन भी हुआ करेगा कि क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है, किस तरीके की पढ़ाई की जा रही है. तो उन्होंने क्या किया, न्यू सिस्टम उन्होंने वहाँ पे क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया. अब उस न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ पंडित्स को अपॉइंट किया. अभी जो एक पंडित है उस एक पंडित के अंडर 5 स्कूल्स आ गए. ठीक है, और उस एक पंडित को उन्होंने क्या नाम दिया, गुरु. तो ये भी पॉइंट आ जाता है कि वो जो गुरु है, पर्टिकुलर जो टर्म है वो कहाँ से आई थी, वो विलियम एडम की जो रिपोर्ट थी वहाँ से जनरेट हुआ था. तो वो जो गुरु थे, उन गुरु के पास जो 5 स्कूल्स थे, 5 स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दे दी. अब उन्होंने बोला कि जो 5 स्कूल है इनका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये आपके अंडर ही रहेगा. इन स्कूल की आपको प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है कि इसमें जो पर्टिकुलर टीचर है वो किस दिन उन्होंने क्या कुछ पढ़ाया. जैसे आज के टाइम पे हमारी टीचर्स डायरी होती है, इसी तरीके की रिपोर्ट उन्हें बनानी होती थी. पर्टिकुलर डे और डेट वहाँ पे होता था,
डेट के बाद वहाँ पे टॉपिक आ जाता था कि आज के दिन क्या टॉपिक वहाँ पे करवाया गया है। प्रॉपर एनुअल एग्जाम होंगे आपके, फी भी पे करेगा बच्चा, एक प्रॉपर सिटिंग प्लान होगी कि फर्स्ट क्लास यहाँ पे बैठेगी, सेकंड क्लास यहाँ बैठेगी, थर्ड क्लास के लिए ये सिटिंग होगा। जैसे आज के टाइम पे हमारी प्रॉपर एक प्लेस होता है पर्टिकुलर क्लास का कि नर्सरी क्लास यहाँ पे है, सेकंड क्लास यहाँ पे है, तो इस तरीके से प्रॉपर प्लेस उनके लिए होता था। और रेगुलर अटेंडेंस भी वहाँ पे ली जाएगी। जैसे अभी पहले होता था ना कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे कोई भी स्कूल वहाँ पे ज्वाइन नहीं करता था क्योंकि हार्वेस्टिंग चल रही होती थी, तो ऐसा कुछ भी अब नहीं होगा। जो रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं करेगा उनके लिए एब्सेंट मार्क होगी और उस बच्चे को इनडिसिप्लिन स्टूडेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा, दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम उन्होंने अब बनाया है। तो अभी देखिए आगे देख लेते हैं ये अब जो हमारा नेशनल एजुकेशन है, पूरा जो नेशन वाइज है, उसके लिए जो एजेंडा है वो क्या एजेंडा है। अभी तक तो हम सिर्फ किसका पढ़ रहे हैं, अभी तक तो हम सिर्फ ब्रिटिशर्स का पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, यहाँ पे बाकी बहुत सारे थिंकर्स थे हमारे जो एजुकेशन के बारे में सोचते थे, बट सबका जो वे ऑफ थिंकिंग था वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, बाकी इसके लिए फर्दर हम अपना चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 उसमें भी पढ़ेंगे। एजुकेशन के लिए बहुत लोगों ने अपना जो एज अ रिफॉर्मर वो आए थे यहाँ पे, ठीक है, और रिफॉर्म भी उन्होंने सेटअप किया था। लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, क्योंकि बाकी सब थिंकर्स के अलावा ये दो थे जो इंडिया से बिलोंग करते थे और ये थोड़ा जो ब्रिटिशर्स थे उनसे थोड़ा हटके वो सोचते थे। जैसे जो महात्मा गांधी जी थे, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, इंग्लिश हैज एनस्लेव्ड अस। उन्होंने टोटली बोला कि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है ना वो हमें गुलाम बना रहा है। उन्होंने हमारे अंदर सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी मतलब डर वाली फीलिंग उन्होंने हमारे अंदर पैदा कर दी है कि हम तो अनसिविलाइज्ड हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं बस वही सिविलाइज्ड है और हम उनके तरीके से अगर चलेंगे, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो उनका वे ऑफ टेस्ट है, चाहे उनके वैल्यूज़ है, मतलब वो उनके अंदर माइंड सेट हो गया था कि जो वेस्टर्न कल्चर है ना वही बस अच्छा है, हमारा इंडियन कल्चर तो बिल्कुल ही बेकार है। अब ये चीज़ देखो वहाँ से चलती हुई आई थी और ये चीज़ आज तक भी हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तभी तो आज जो इतना सारा जो वेस्टर्न कल्चर है वो सब लोग अडॉप्ट करें। उन्हें लगता है कि मतलब सबको ये अब ऐसा लगता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है अगर हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे ना तो हम और ज़्यादा एडवांस्ड दिखेंगे। ठीक है, तो इंडियन कल्चर जो है वो वहाँ से ही थोड़ा सा छूटना शुरू हो जाता है। अभी देखिए उसके बाद क्या है, जो गांधी जी ने बोला ना, उन्होंने बोला कि जो ये इंग्लिश एजुकेशन है ना इसके अंदर ना पॉइजन है, एक तरीके का जहर है जो हमें अंदर ही अंदर क्या कर रही है, किल कर रही है। ईविल स्पेल ऑन अस, मतलब एक तरीके से हमारे ऊपर उसने जैसे जादू टोना होता है ना, कि उन्होंने एक तरीके से हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया है कि हमें बस जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है ना बस हमें वही पसंद आ रहा है, हमें अपना इंडियन कल्चर बिल्कुल भी हम उस पर फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स महात्मा गांधी जी ने दिए थे और ये सारे पॉइंट्स महात्मा गांधी एक्सप्लेन करना चाह रहे थे इंडियंस को कि वो किस तरीके से हमें अपना गुलाम बना रहे हैं, कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इज एनस्लेविंग अस। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर एजुकेशन ही उन्हें देनी है तो वेस्टर्न एजुकेशन ही वो क्यों हमें दे रहे हैं, हमें इंडियन एजुकेशन भी तो दे सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, अब अगर वो हमें वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर अगर अडॉप्ट करने के लिए बोल रहे हैं, उसी चीज़ में हमें सब कुछ सिखा रहे हैं, तो हम वो चीज़ अडॉप्ट भी कर रहे हैं। अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम उनका जो वेस्टर्न कल्चर है हम उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जबकि गांधी जी का कहना था कि हमें हमारे अकॉर्डिंग हमारा कल्चर अडॉप्ट करने दीजिए ना, हमें हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप एजुकेट कीजिए। ठीक है, वी फॉलो अदर कल्चर ऑन आर लैंड, मतलब हम खुद के लैंड पे रहते हुए हम दूसरों का कल्चर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। मतलब हम अपनी ही संस्कृति और हेरिटेज से दूर होते जा रहे हैं, हम उनसे ही क्या है, अननोन होते जा रहे हैं कि हम रहते तो इंडिया में हैं लेकिन जो हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, वेस्टर्न कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स थे महात्मा गांधी जी के। ठीक है, अभी देखिए अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक बात और बोली। उन्होंने बोला कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस करिए, जैसे आज के टाइम पे होता भी है कि हमें क्वेश्चन आंसर वगैरह सब लर्न करा दिया जाता है और एग्जाम में हमें वही सारी चीज़ें लिखनी होती है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने बोला था सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ाओ ना, आप पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करो ना बच्चों की, उनको आर्ट्स के बारे में,
स्किल्स के, उनकी जो बेसिक स्किल्स है जिसमें उनका इंटरेस्ट है, हैंडीक्राफ्ट के बारे में कि कल को अगर बच्चे के पासिंग मार्क्स नहीं भी आते, अगर वो फेल भी हो जाता है तो उसके पास वो स्किल्स हैं कि वो अपनी लाइवलीहुड खुद अर्न करके फिर वहां पे क्या कर सकता है, अपने आप को सेटल कर सकता है। फाइन, तो ये सारे पॉइंट्स थे महात्मा गांधी जी के। अब टैगोर जी के पॉइंट देख लेते हैं। अब टैगोर जी का तो एडॉप ऑफ पीस था, उन्होंने बोला कि शांति से रहना चाहिए, जो भी कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं मेंटल पीस उसमें होना चाहिए, चाहे हम वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर इंडियन। अभी उनको वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें लगता था कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो वो एजुकेशन प्रोवाइड करा दो। जो कि टैगोर जी थे, उन्हें स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बचपन से बिल्कुल भी नहीं पसंद था, उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे किसी कैद खाने में वो चले गए हैं। तो उन्होंने सोचा था कि बड़े होके ना वो खुद का ही स्कूल ओपन करेंगे और उनका जो स्कूल होगा ना उसमें बच्चे के पास कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है या फिर आपको इसी पैटर्न में यू नीड टू अटेम्प्ट योर पेपर एंड ऑल। तो उन्होंने क्या किया, 1901 में शांति निकेतन एस्टैब्लिश कर दिया कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर, ठीक है, जहां पे उन्होंने सेल्फ लर्निंग और क्रिएटिव थिंकिंग की बात की कि बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है बच्चा वही सीखेगा और उस चीज को बच्चा अपने आप भी सीख सकता है और उसमें ही फिर उसकी क्रिएटिविटी भी निकल के आएगी, इंस्टेंट ऑफ इम्पोजिंग अदर सब्जेक्ट्स ऑन देम कि तुम हिस्ट्री भी पढ़ो, तुम सिविक्स भी पढ़ो, तुम साइंस भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो, संस्कृत भी पढ़ो। नहीं, उन्होंने बोला कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है बच्चा उस चीज को खुद आगे आके सीखेगा, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। जो महात्मा गांधी जी थे वो बिल्कुल वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट में थे, बट वो उसके फेवर में, टैगोर जी उनके फेवर में थे, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर इंटरेस्ट है तो सिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो टैगोर जी थे उन्होंने ओपन लर्निंग एनवायरनमेंट की बात की थी, बच्चे को ओपन छोड़ देना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक्स है वो चूज करने चाहिए ताकि वो अपना खुद का जो इंटरेस्ट है वो उसमें क्रिएट कर सके, उसमें क्रिएटिव थिंकिंग अपनी शो कर सके और खुद से उसके लिए सीख सके। फाइन, सॉरी। So students, this was all about this chapter. Thank you so much for the video. I hope all concepts are clear. Kindly do like, share and subscribe the channel. Thank you so much.